नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मंकी पॉक्स का खतरा जबरदस्त हमारे देश में बढ़ रहा है और इस खतरे ने राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ गया और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के मरीज की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब वो विदेश नहीं गया। तो आज इसी पर बात करने के लिए आज तक पर देश के 3 बड़े मशहूर डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। उनसे मंकी पॉक्स से जुड़ी एक एक बात को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले मंकी पॉक्स पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। WHO की ओर से ग्लोबल इमरजेंसी घोषित होने के एक दिन बाद ही मंकी पॉक्स के खतरे ने देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी। यूं तो देश में ये मंकी पॉक्स का चौथा केस है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में कोरोना संकट के बाद अब मंकी पॉक्स का भी खतरा शुरू हो गया है। दिल्ली में मिले नए मरीज को लोकनायक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। इस मरीज में कुछ दिनों के बुखार के बाद मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए थे। ये व्यक्ति हमारे पास 2 दिन पहले एडमिट हुआ था। जब ये एडमिट हुआ था तो इसका फीवर का हिस्ट्री था और स्किन में रैशेज थे। टिपिकल जो मंकी पॉक्स का जो लीजन होता है स्किन का, वो लीजन था। तो इसके वजह से हमने इसका जो सैंपल था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा था, जो कि आज पॉजिटिव आया है। और अभी जो पेशेंट है बिल्कुल स्टेबल है। पल्स, ब्लड प्रेशर, उसके वाइटल पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं और रिकवर हो रहा है पेशेंट। देश में सबसे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद केरल में 2 और केस मिले। इन तीनों के मामलों में यूएई कनेक्शन सामने आया था। दुनिया के करीब 70 देशों में मंकी पॉक्स के केस मिल चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस कोविड के वायरस से अलग है, जो स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वायरल डिजीज है, कोविड से अलग वायरस है। मंकी पॉक्स का जो वायरस है ये डीएनए वायरस है। वो आपने देखा होगा कि जो कोविड का वायरस है वो आरएनए वायरस है। तो ये जो वायरस है, इसका जो दूसरे वायरस है इस श्रेणी के, जैसे कि चिकन पॉक्स का वायरस है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, उस श्रेणी का ये वायरस है जो कि स्किन को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। कोविड में प्राइमरीली लंग्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था। दिल्ली में मंकी पॉक्स का केस मिलने के बाद इस बात की भी चर्चा जोर पकड़ रही है कि आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है और कैसे लोगों को ये वायरस ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, WHO ने इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन बताया है और इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है यदि किसी का इम्यूनिटी कमजोर है, डायलिसिस वाले व्यक्ति या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो रेसिपिएंट हैं, या आईवी ड्रग अब्यूजर हैं, या वो व्यक्ति जिनका कि आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, पर इसको लेके पैनिक नहीं होना है। मंकी पॉक्स का वायरस भले ही कोरोना से अलग है, लेकिन इससे बचाव के उपाय कोरोना जैसे ही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी सावधानी बरतकर मंकी पॉक्स के खतरे से बचा जा सकता है। मास्क का प्रयोग करते हैं, यदि आप जो संक्रमित व्यक्ति है उससे आप 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं और आप इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप इससे बच सकते हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है, लिहाजा सभी देशों में इसे लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। भारत में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। ये मंकी पॉक्स बीमारी कितनी खतरनाक है, हमें कितना इससे सावधान रहना है, कितनी तेजी से ये फैलती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, एक एक बात मंकी पॉक्स के बारे में समझने के लिए हमने देश के 3 बड़े डॉक्टर्स को इस समय आज तक पर बुलाया है और वो तीनों हमारे साथ हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन एंड एमडी मेदांता, डॉक्टर एसके सरीन, वाइस चांसलर ILSB, डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर LNJP दिल्ली। आप तीनों का स्वागत, नमस्कार। और सबसे पहले डॉक्टर त्रेहान सर, हम इस मंकी पॉक्स को कैसे समझें, और जब ये तीसरा केस हमारे देश में डॉक्टर त्रेहान आ गया, दिल्ली में भी एक मरीज आ गया, तो ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है?
तो इसको आप शुरू से देखेंगे तो ये कांगो से में ये पाया गया था पहले, और कई सालों से ये वहां पे है, और पर उसकी जो स्प्रेड जो थी वो रिसेंटली हुई है। और आज के दिन दुनिया में 12,000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं जी 75 कंट्रीज में। इसी वजह से, क्योंकि इसकी स्प्रेड इतनी इंटरनेशनल हुई है कि WHO ने इसको एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी की हेल्थ अलर्ट दिया है। अब इसका ये फैलता कैसे है, इसके ये सिमिलर है जो ये वायरस स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का होता है, उसकी उसी ही श्रेणी का है ये। तो ये कोविड से अलग है, पर इसका जो स्प्रेड होता है वो मेनली जो है फिजिकल कांटेक्ट से होता है, क्योंकि जैसे चिकन पॉक्स में हुआ करता था या स्मॉल पॉक्स में होता था, वैसे ही अगर जो कांटेक्ट में आएंगे आप, स्पेशली जिसको ब्लिस्टर्स हो गए हैं, उससे वायरस, उसमें वायरस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो उससे इन्फेक्शन फैल जाती है। तो इसका मतलब जैसे हमारी, अगर जो इंडिया में देखेंगे हम कि हमारी आदत है कि बहुत क्लोजली, जिसको कहते हैं जफ्फी डालना या हक करना या फेस टू फेस रब करना, ये और या बहुत क्लोज क्वार्टर से बात करना, ये चीजों में एक तो सबसे कॉमन वो कॉज है। दूसरा जो है एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स, जैसे आप देखते थे HIV में भी होता है कि अगर जो सलाइवा एक्सचेंज होता है या और कोई बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है, तो उससे भी फैलता है। तो इसको अगर जो आप लोगों को ये चेतावनी ये देनी है कि ये एक्चुअली फैलता आसानी से है, जिसको सिम्टम्स हो उसको तो रिपोर्ट करना चाहिए, और जैसे ही कोई रैश वगैरह का फीवर के साथ कोई ऐसा एहसास हो तो इमीडिएटली इसका सस्पेशन सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब ये होता है तो आज के दिन अच्छी बात जो समझी गई अब तक है कि 99% लोग बीमार जो होंगे वो काफी सीरियसली सिम्टम्स के थ्रू जाएंगे, बट वो बच जाएंगे। इसमें डेथ उतनी नहीं है जितनी जैसे कोरोना में डेल्टा वेव में आई थी। तीसरी बात यह है कि इसके लिए वैक्सीन एक्चुअली बन चुकी है इन वे कि जो 2013 में, और USA में ये अप्रूव भी है, कि यूरोप में बनी थी। इसका नाम है इम्नावेक्स और ऐसा सिमिलर नाम है। तो इसीलिए ये इसकी भी उपलब्धि होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर जो ये और फैलता है तो इससे बचने के लिए हमें ये मास वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। जो US में जहां जहां कहीं केसेस पाए गए हैं वहां पे इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया गया है, पर इसके जो डोसेज अवेलेबल हैं लिमिटेड है, इसीलिए हमें जो प्रिकॉशन लेनी है, अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि एक तरफ हम कोविड से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ एक और आ गया। तो एक पेशेंट के बारे में मैं बताता हूँ कि जो ये चौथा पेशेंट है। 3 पेशेंट तो आए केरला में मिले जो बाहर से आए। इसकी ये जो चौथा दिल्ली का है, इसकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, पर इसकी जो ट्रेसिंग करनी बहुत जरूरी है कि ये किसी के कांटेक्ट में आए थे जिसको भी सिम्टम्स है और वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं, क्योंकि ये बातें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सारी जहां जहां पॉकेट पाए उसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। सर, इसका मतलब ये हुआ अभी कोरोना से हम जूझ ही रहे हैं डॉक्टर त्रेहन, पूरी तरह से कोरोना गया नहीं, उसके नए नए सब वेरिएंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स का आना, तो जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो क्या इसमें हमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर लें, दूर रहें, जैसा कि आपने बताया, वो काफी होगा? उतना तो अभी से हमें हर इंसान को, हर भारतवासी को शुरू कर देना चाहिए डॉक्टर त्रेहन? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमने जो शुरू किया था तो वो जरूरी भी था कि लोगों की लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी, लार्ज गैदरिंग्स होने लगी थी, उसके ऊपर हमें रोकथाम करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है जहां जहां बॉडी रबिंग के चांसेस हैं, जहां ये भीड़ होती है जिसमें एक दूसरे से बॉडी कांटेक्ट होता है, या बहुत क्लोज रेस्पिरेटरी होता है, क्योंकि इसमें वैसे तो जब तक बिल्कुल लार्ज एक्सपोजर नहीं होगा, जैसे लोग कोई किसिंग के थ्रू या और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, उसके थ्रू तो इसका ज्यादा चांस है होने का।
पर जैसे है कि एयरबॉर्न नहीं है ये मेनली, जो अभी हमें समझ आया है जी। अभी ये बात है कि क्योंकि ये नया फैला तो है, 12,000 केस हुए हैं, पर बहुत सारा डेटा आ रहा है दुनिया से कि इसका बिहेवियर क्या है और कैसे इसको प्रिवेंशन जो हमने बोला वो तो होना ही चाहिए, डिस्टेंसिंग मास्किंग तो होनी ही चाहिए व्हेन यू गो टू अ क्राउडेड प्लेस, और ऑलवेज बी अलर्ट। और हमारे जैसे गवर्नमेंट ने भी अब अलर्ट शुरू कर दिया है एयरपोर्ट्स पे, ट्रैवल डेस्टिनेशन से, कि ऑब्जर्वेशन करी जाए जो लोग आ रहे हैं बाहरों से, कि किसी को ऐसा लगता है कि सिम्टम या कोई विजुअल साइन है तो उसको इमीडिएटली चेक किया जाए, और अगर जो जरूरत है तो उसको इमीडिएटली आइसोलेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर त्रेहन, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया। डॉक्टर सरीन सर, आप इसे कितनी गंभीर बीमारी मानते हैं, और जब 4 केसेस हमारे देश में आ गए तो अब हमारी अलर्टनेस कितनी होनी चाहिए? धन्यवाद। कनाडा में 2020 जब कोविड शुरू हुआ था तो 3 केसेस वहाँ मंकी पॉक्स के थे। धीरे धीरे करके इस साल में करीब 700 से ऊपर केसेस सिर्फ कनाडा में आज की तारीख में है। हमारे यहाँ भी 10 दिन में 4 केस हो गए, और अगर इसी तरह से रहा तो जरूर चिंता का विषय बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कुछ सिंपल टिप्स देना लोगों के लिए। आप ध्यान है नानी दादी के नुस्खे, नानी दादी के नुस्खे होते थे कि भाई किसी को माता हो गई तो उसके पास नहीं जाना, छूना नहीं, उसके कपड़े अलग कर देना, बल्कि जला देना कपड़े, क्योंकि उस समय और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं होता था। तो आज की तारीख में भी एक सिंपल नुस्खा है कि भाई अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके साथ में हमें दूर रहना है। उसके कांटेक्ट, सिर्फ फिजिकल टच नहीं, पर उसके टच में आई हुई चीजें भी अगर हमारे टच में आती हैं तो हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, उसके सिम्टम्स बड़े आसान है। कोई भी वायरल फीवर, उसी तरह से थकान, बॉडी एक, शरीर में रैश होना, हेडेक, ये सारे शुरू में आएंगे। पर अगर तीसरे दिन के बाद माता जैसे दाने दिखने लग जाएं तो जरूर चिंता का विषय है। तो आपकी, अगर कोई मरीज है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके दिखाए और टेस्ट कराए कि भाई हो सकता है मंकी पॉक्स हो, क्योंकि नया एक तरह से एपिडेमिक है। इसके डायग्नोसिस के तरीके भी आसान है जी। ये टेस्ट हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, पर हम कहते हैं हाँ भाई ये सस्पेक्टेड केस है, इसकी ग्लैंड्स आ गई, इसके माता के दाने आ गए, ये मंकी पॉक्स है। जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया, टेस्ट आप NIV भेज दें, पर इसकी किट फॉर्चुनेटली भारत में 2 महीने पहले ही RT-PCR मंकी पॉक्स का अवेलेबल है। कंपनी ने बना के रख दिया, सिर्फ लेने की बात। तीसरा, अगर आपने टेस्ट में देखा कि ये डेफिनेट मंकी पॉक्स है, उसके लिए हमें पूरा आइसोलेशन, पूरे प्रोटोकॉल्स हमें, बल्कि ससेप्टिबल में भी हमें पूरे प्रोटोकॉल्स रखने हैं। तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बचा के रखना है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, एयरपोर्ट के वर्कर्स को, इन सबको हमें बचा के रखना है। बचा के रखने के 2 तरीके हैं, एक तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, और दूसरा शायद वैक्सीन। जैसा डॉक्टर त्रेहान ने कहा, वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे न्यूयॉर्क में ये अवेलेबल नहीं थी वैक्सीन उस समय, तो उन्होंने सारे लोगों को न्यूयॉर्क में, जो स्पेशली उनकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD वाली जो क्लिनिक्स थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगा दिया। स्मॉल पॉक्स उतना इफेक्टिव नहीं है, पर 70-80% प्रोटेक्शन दे सकता है। और ये वायरस हुआ क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग स्मॉल पॉक्स का टीका लगाते थे हर बच्चे के, धीरे धीरे लोग भूल गए, एक तरह से स्मॉल पॉक्स कम होने लग गया। नाइजीरिया, जहां से ज्यादा मंकी पॉक्स निकला है, वहां सिर्फ 10% लोगों में इम्यूनिटी है स्मॉल पॉक्स की। भारत में भी कम होगी। तो जहां एक पॉक्स वायरस, ये करीब 80 तरह के पॉक्स के वायरसेस हैं, उनमें से स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी से मंकी पॉक्स बचा रहता है। अब हमारे पास स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी नहीं है, आज के बच्चों में कम टीके लगते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स से बच्चों में भी बड़ों में भी उतना ही खतरा हो सकता है। तो हमें पूरे एहतियात रखने हैं, और अगर कोई पॉजिटिव है तो वही, जैसे आप कोरोना के लिए N95 या PR जो पहनते थे, PPE, वो सारे तरीके हमें करने पड़ेंगे। पर हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, पर इसमें विंडो बड़ी जल्दी बंद हो जाती है। ये कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, जैसे मॉनिटरी क्राइसिस है, यूक्रेन की क्राइसिस भी पूरी दुनिया भुगत रहा, कोविड की भी पूरी दुनिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मंकी पॉक्स का असर सब कंट्रीज पे हो। 75 कंट्रीज 77 कंट्रीज में वायरस के
लक्षण पाए गए हैं, मरीज पाए गए हैं, तो हमें एहतियात जरूर बरतना है, लोगों को अवेयर होना है। पर हाँ, और दवाइयां इकट्ठी करनी, इसकी ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल है जी। मंकी पॉक्स की अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाई अवेलेबल है, इसको टीको वेरीमैट कहते हैं, और इंडिया में अवेलेबल 8,000-9,000 रुपए की ये दवाई अवेलेबल है। आप दवाई भी मंगवा सकते हैं अगर आपको दवाई की जरूरत हो। तो इन सब बातों से मैं रीअश्योर कर सकता हूं सबको। पर हाँ, अलर्ट, अवेयरनेस, नॉलेज एंड ए वेरी रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टू द वायरस, वो बहुत जरूरी है कि वायरस खतरनाक परेशानी कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर सरीन। तो डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर सरीन ने काफी हद तक मंकी पॉक्स को लेकर हमें समझा दिया है, बातें समझ में आई हैं। लेकिन डॉक्टर कुमार, हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन जैसे ये नाम से ये बीमारी है मंकी पॉक्स, तो क्या ये बंदरों से या जानवरों से इंसानों में फैलती है, इंसानों से इंसानों में फैलती है, कितनी संक्रामक है? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जानवरों से ह्यूमन का ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ये जो वायरस है एक डीएनए वायरस है जो कि कोविड वायरस से डिफरेंट है, और ये जो वायरस है उसका जो संक्रमण है आमतौर पर 6 से 12 दिन के बाद, यदि कोई भी इंडेक्स केस है उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उससे 6 से 12 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 6 से 12 या 13 दिन का है, पर कुछ केसेस में ये 5 दिन से लेके और 21 दिन तक हो सकता है। उसके बाद जो पहला सिम्टम्स है वो फीवर है और स्किन में रैश है। स्किन में इसमें 100% स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, और स्किन के अपीयरेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो वायरस है, सबसे पहले जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि ये अफ्रीका से ज्यादा हुआ, कोंगो और बाकी नाइजीरिया और बाकी जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां से ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया जो कि बुश मीट का यूज करते थे या रैट्स के संपर्क में आते थे, या मंकी में से पहले जो शुरुआती जो वायरस था वो वहां से निकला, और उसके बाद ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हुआ वो उन लोगों में ज्यादा हुआ जिनका की इम्यूनिटी कमजोर था, या एक एमएसएम पॉपुलेशन में या ड्रग अब्यूजर्स में, या उन लोगों में जिन्होंने की ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट थे, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिला। भारतवर्ष में ये चौथा मामला है, और हमने देखा कि इसको कोई इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है। हम उसका डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी कर रहे हैं, डिटेल हिस्ट्री हम उसका लिया है आज, और हमने देखा कि ज्यादातर जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि 99% अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1% में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वायरल निमोनिया हो सकता है, जो स्किन में ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें स्कारिंग हो सकती है, हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है, और उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, स्किन में प्रोटीन लॉस हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन 1 से भी कम प्रतिशत में होती है। और इसमें जो डेथ का रेट है, जो भी हमारे पास अभी 50 से ज्यादा देशों के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें यह देखा गया है कि उन लोगों में डेथ ज्यादा होती है जिसकी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। जो डेथ रेट है इसमें केस फैटिलिटी रेट है वो लगभग 3% से 1% से 10% रिपोर्ट हुई है, पर ज्यादातर कंट्रीज में केस फैटिलिटी रेशियो 1 से 3% ही आया है। अभी तक 70 के लगभग डेथ पूरे विश्व में हुई है WHO के आंकड़े के अनुसार, और भारतवर्ष में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुआ। 4 मामले आए हैं, और ज्यादातर जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाते हैं बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। जैसे कि डॉक्टर सरीन ने बताया कि इसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं, और स्किन केयर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फिजिशियंस का, स्किन का और बाकी स्पेशलिस्ट का जो टीम है वो इन मरीजों की देखभाल करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे हम कैसे बचें, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही कंटेजियस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, और जो सिक्रेशंस है, बॉडी के सिक्रेशंस है, उसमें ये वायरस ज्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यदि किसी भी संदिग्ध को आप सोचते हैं कि इसको हो सकता है, तो उससे आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, उसका जो टॉयलेट्स है, उसके जो बेड शीट्स हैं, चादरें हैं, टॉवल्स हैं, उसके संपर्क में ना आए, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट अवॉइड करें, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर मामले वहीं पर ज्यादा फैले हैं जहां पर बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है, और ये इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके बाद ये लक्षण सामने आते हैं, उसके बाद पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते में पूर्णतः ठीक हो जाता है।
रिकवरी बहुत अच्छी जी। है इस मंकी पॉक्स का। सबसे डॉक्टर महत्वपूर्ण है कि हमें बचाव के पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस करना चाहिए और इसके लिए सर्विलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कुमार। डॉक्टर त्रेहान सर, क्या ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है? इस तरह की भी धारणा लोगों में है, और ऐसे में मंकी पॉक्स को देखते हुए पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर ऐसा है तो उसे हम कैसे मेंटेन करें? तो ये तो जिसको हम कहते हैं कि एब्स्टिनेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सो आपको एक्सपोजर अपने को नहीं करना चाहिए, इवन सेक्सुअल शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो इसीलिए अभी हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है कि जैसे इसका जो पैटर्न चल रहा है आज तक, वो भी ये मेल्स और मेल होमोसेक्सुअल्स में भी इसका ज्यादा प्रभाव है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि इसकी जो ट्रांसलेट करें हम ह्यूमन बिहेवियर के लिए, कि जैसे HIV में जो हम करते थे, एड्स में करते थे, जो अब भी करते हैं, जैसे हर चीज को सोच समझ के करना है आगे कि वो वायरस है। दूसरा, ये जो जिस तेजी से ये फैला है सर, वो बहुत खतरनाक लगता है और इसीलिए चिंता की बात जरूर है। और मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को इसको सीरियसली लेके अपने बिहेवियर पैटर्न को देखना है कि कैसे इसको अडॉप्ट किया जाए, कैसे इसकी जो भी लक्षण है उसको समझा जाए और जल्द से जल्द अपना इलाज कराया जाए। तो इसीलिए सबसे पहला यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और गवर्नमेंट सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इंटेंसिफाई कर रही है, जिससे पता लग जाएगा कि कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं। जहां भी है वहां हमें वहीं के वहीं कंटेन करना है, नहीं तो ये बहुत हावी पड़ जाएगा हमारी कंट्री के ऊपर, क्योंकि हम जूझ रहे हैं, ऑलरेडी जूझ रहे हैं वैसे बीमारियों से, वैसे भी है, उसके साथ कोविड आ गया, अब ये एक और तकलीफ आ गई। इससे लिए इसको बहुत सीरियसली लेना है। और ये मैं कहूंगा कि अब मैं थोड़ा समझता हूं कि अगर जो हम कॉशन की तरफ चले, थोड़ी बहुत चिंता की तरफ चले, तो वो बेहतर है कि हम बिहेवियर करेंगे कोई परवाह नहीं है, सब ठीक ठाक है, और फिर हमें जब वो पूरी मुसीबत आ जाए तब हमें एहसास हो गया वो गलती हो गई। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि पहले ही आप लोग सतर्क हो जाएं। गवर्नमेंट, हम, सोसाइटी, मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स, हम पहले ही सतर्क रहेंगे तो इसको कंटेन करने में बहुत ही कामयाबी होगी। और हिंदुस्तान कर सकता है, हमने पहले भी दिखाया है। पर ये है कि ये हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि ये नहीं कि अब केयरलेस बिहेवियर करना है, क्योंकि एक नया दुश्मन आया है। सर, डॉक्टर त्रेहन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए शायद प्रिकॉशन इज केयर। सो हम यहां प्रिकॉशन जरूर लें। डॉक्टर सरीन, ऐसा कहा गया कि इसके भी कई सारे कोरोना की तरह स्ट्रेन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्ट्रेन के बारे में पता चला, कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकी स्ट्रेन। क्या अभी हमें उस पर बात करनी चाहिए, या अभी डॉक्टर त्रेहन जो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें अपना बचाव ही करना है? अगर हमने अपना बचाव कर लिया, ऐसे आसपास नहीं भटकने दिया, तो हम सेफ हैं, वरना चपेट में आ गए तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। क्या कहते हैं डॉक्टर सरीना? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि गवर्नमेंट ने, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर गोयल ने करीब महीना पहले मंकी पॉक्स की गाइडलाइंस बना दी थी। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी विद ए वेरी सीनियर एमिनेंट डॉक्टर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कमिटी बनाई, एंड दे आर वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक ऑन ए वॉर लेवल दैट ऑल प्रिकॉशंस अक्रॉस द कंट्री दे शुड बी ऑन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी, ये इसके लिए तैयार हो जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रिपरेशन वाइज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम है। मैंने ये भी देखा कि केरला वालों ने भी एक पूरी SOPs और गाइडलाइंस बना रखी हैं फॉर मंकी पॉक्स। तो पहला है हम लोगों को इस बात के लिए खुद को सजग करना है, गाइडलाइंस पढ़ें, समझें, साइंस को लोग समझें, उसको इग्नोर नहीं करें। और दूसरा,
आप जो कह रहे हैं कि कितने वेरिएंट्स हैं, पॉक्स वायरस इज वेरी स्टडी वायरस, डीएनए वायरस है, इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं करता जैसे आरएनए वायरस, जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया। पर ये दोनों स्ट्रेन में अभी माइल्डर स्ट्रेन ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, डिजीज उसके कारण कम होती है पर स्प्रेड फास्ट होती है सर। और मैन टू मैन, पहले ये सोचते थे कि जूनोटिक ये सिर्फ एनिमल से ही आदमी में आएगा, पर अब करीब 90% केसेस मैन टू मैन ट्रांसमिशन के हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे दिल्ली में एक केस आया तो उसके चारों तरफ एक रिंग हो जाए और उसकी ट्रेसिंग हो जाए कि भाई अब दूसरा केस ना आए। केरला में 3 इसीलिए हुए, और बाहर से आने वालों के लिए भी हमें तैयार रखना है। पर हमें ये भी देखना है कि अमेरिका ने, यूके ने, कनाडा ने मिलियंस ऑफ वैक्सीन की डोजेज मंगा के रख ली मंकी पॉक्स की। हम लोग ये नहीं कर सकते, इतने रिच कंट्रीज नहीं है। पर हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि गाइडलाइंस में कहीं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन के सारे माध्यम और वैक्सीनेशन की तैयारियां पहले से कर ली जाएं। और कॉमन सिटीजन्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे इन्फॉर्मेंट सिटीजन की तरह रहें। अगर बुखार हो, कोई रैश आए और उसके बाद दाने निकलने लगे या बॉडी में लेथार्जी हो, जरूर इन्फॉर्म करें, टेस्ट कराएं, चुपचाप घर पे नहीं बैठें। बच्चे, बड़े, एल्डरली, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, वीक लोग, HIV वाले लोग, जिनमें सेक्सुअल कोई डिजीजेज हैं, गोनोरियाज वगैरह, ये सारे लोगों के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स, इन सब का हाई रिस्क है। तो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स को भी हमें पहले से ढूंढ के रखना है कि इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो। एल्डरली लोग हैं जिनकी ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये सारे लोग वल्नरेबल हो सकते हैं मंकी पॉक्स के लिए। तो उनकी दवाइयां और डिटेक्शन और हाई अलर्ट हमें तैयार रखना है। यस, हमें वेरिएंट्स के लिए हमारी लेबोरेटरीज को तैयार करना पड़ेगा, RT-PCR की किट्स की अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि व्हेन वी नीड दिस इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सर। डॉक्टर कुमार, थोड़ा सा हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। संक्षेप में, क्या बच्चे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं? और जैसा डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि भैया संभल जाओ, अब खतरा आ गया है, नहीं संभले तो मुसीबत हो जाएगी, तो कैसे संभल जाए आम भाषा में? WHO का जो रिपोर्ट है उसमें ये अभी तक पाया है कि जिस कंट्रीज में बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं वो बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए जिनका की इम्यूनिटी कम था, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो बच्चे थे उनमें ज्यादा हुआ। दूसरा जो सब ग्रुप देखने को मिला वर्टिकल ट्रांसमिशन का, यानी कि जो मदर हैं और मदर से न्यूबॉर्न में जो इन्फेक्शन का जो खतरा है वर्टिकल ट्रांसमिशन का, वो भी इस वायरस में देखने को मिला है। तो कुछ बच्चे जो न्यूबॉर्न हैं, कुछ बच्चे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या वो बच्चे जिसमें कि मालन्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, वो ग्रुप के बच्चे मंकी पॉक्स से ज्यादा संक्रमित हुए और उनमें कॉम्प्लिकेशन और उसमें डेथ रेट भी ज्यादा हुई। तो बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, वायरल निमोनिया बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए उसमें केस फैटिलिटी कुछ कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिली। क्योंकि भारतवर्ष में अभी तक एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक इसके बारे में ज्यादा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जानकारी नहीं है। पर हाँ, निश्चित रूप से हमने ये देखा है कि जिसका इम्यूनिटी कम है, चाहे वो बच्चा है या अडल्ट है, उसमें मंकी पॉक्स वायरस का खतरा ज्यादा होता है। डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर SK सरीन और डॉक्टर सुरेश कुमार, आप सभी का आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए भी आप तीनों का शुक्रिया, क्योंकि यह खतरा अब आ चुका है, इसे हल्के में हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये कोरोना जैसा ही खतरनाक है, इसके भी स्ट्रेन हैं, और अगर असावधानी हमने बरती तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार, हमारे देश के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।